हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 1 जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। थ्योरेटिकल पोर्शन भी उसका और न्यूमेरिकल पोर्शन भी, दोनों ही जो भाग है हमारे, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आप लोग भी इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया होगा आपने, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है यूनिट 1, जिसमें काफ़ी सारे डेरिवेशन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं और डिफिनीशंस हैं जो कि आपने अच्छी तरीके से रिवाइज कर ली होंगी। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई यूनिट जो कि जस्ट इसके आगे वाली यूनिट है, यानी कि यूनिट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में। तो ये उसी से रिलेटेड ही यूनिट है जिसे हमने यूनिट 1 पढ़ी थी। तो अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया? तो अभी तक हमने यूनिट 9 कंप्लीट की सबसे पहले हमने, फिर हमने यूनिट 10 कंप्लीट की, यानी कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। और फिर हम आ गए फिजिक्स फर्स्ट की तरफ यूनिट 1 में, जहाँ वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये वाली जो यूनिट है ये भी हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। तो हमने 3 यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी पूरी फिजिक्स में 15 यूनिट हैं, यानी कि 15 यूनिट हैं। तो हम इसी तरीके से यूनिट वाइज यूनिट अपने कोर्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे और लास्ट दिसंबर या जनवरी तक जो हमारा कोर्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और नए प्रकार के जो हमारे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हैं या अदर क्वेश्चन है, सभी को हम अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलिए, क्योंकि ये पहली क्लास है इस नई यूनिट की। तो जब तक आप पहली क्लास ही अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो फिर इससे रिलेटेड जो आगे के टॉपिक्स हैं वो भी आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इसलिए आप आज से ही, यानी इसका जो बेसिक है, जो इस यूनिट का बेसिक है या जो पहली क्लास है, उसको अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आगे के जो टॉपिक्स हैं या जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें भी आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी और आप अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इस पूरी यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इस यूनिट में सबसे पहले पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव के बारे में, यानी विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव किस प्रकार से निकाला जाता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, इसके बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। हमने भी जो पीछे वाली यूनिट है यानी यूनिट 1 पढ़ी है, तो वहाँ पर हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकाली है। तो यहाँ हम जो सेम टॉपिक होंगे, लेकिन तीव्रता की जगह यहाँ पर, जो वैद्युत क्षेत्र की जगह यहाँ पर विभव आपको देखने को मिलेगा। तो आवेशों के निकाय के कारण विभव, फिर हम देखेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है, फिर हम आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा के बारे में जानेंगे, फिर हम बाह्य क्षेत्र में स्थिति ऊर्जा जानेंगे, और फिर हम चालक स्थिर वैद्युत की जानेंगे। उसके बाद परावैद्युत तथा ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संधारित्र और धारिता के विषय में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर हम पढ़ेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। और फिर हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र में संचित ऊर्जा और वान डे ग्राफ जनित्र के बारे। तो इतने सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं इस यूनिट के अंदर। तो आप अच्छी तरीके से सभी टॉपिक्स को समझते हुए चलिए, और हम टॉपिक वाइज टॉपिक इस यूनिट को भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हमारी जो यूनिट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, जो कि है वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा यानी हमारी जो यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी कि इससे पूरी यूनिट में हम सिर्फ और सिर्फ वैद्युत विभव और धारिता से रिलेटेड जो जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं केवल उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमको ये जानना जरूरी है कि वैद्युत विभव आखिर कहते किसे हैं। यानी सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत विभव के बारे में। क्या होता है वैद्युत विभव? तो वैद्युत आवेश द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है उसको 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं। यानी किसी आवेश को, जो हमने पिछली यूनिट में पढ़ा, किसी वैद्युत आवेश द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो उसे 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। एक है जो वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के द्वारा, यानी जो फर्स्ट नंबर है इसमें वो ई के द्वारा, जो हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई वेक्टर, क्योंकि ये सदिश राशि होती है। और दूसरा वैद्युत विभव के द्वारा, यानी वैद्युत जो क्षेत्र होता है उसको हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा, एक वैद्युत विभव के द्वारा।
और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सदिश राशि है, जबकि जो विभव है वो कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। और ये दोनों ही वैद्युत क्षेत्र के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड ही ये दोनों होते हैं। दोनों में आपको वैद्युत क्षेत्र ही देखने को मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो या वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव क्या है, वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, यानी जो V होता है वो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, आवेश प्रवाह की दिशा को। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि दो वस्तुओं के वैद्युत विभव, ये मान लीजिए दो वस्तुएं, इनके जो वैद्युत विभव है वो अगर बराबर हैं तो उन पर आवेश की कितनी भी मात्रा हो, चाहे जितना इस पर Q हो, उनको अगर हम संपर्क में लाएंगे तो जो आवेश का प्रवाह है वो नहीं होगा, आवेश का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होगा। जो विभव है आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है, आवेश की मात्रा चाहे जितनी हो इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर दो वस्तुओं के विभव बराबर हैं तो चाहे जितनी आवेश की मात्रा हो, लेकिन आवेश का प्रवाह बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं होगा। अब चलिए समझते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, यानी इसी से रिलेटेड है, जैसे वैद्युत विभव होता है उसी तरीके से होता है वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बारे में देखते हैं। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, यानी अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। तो ये तो वही डिफिनीशन इसकी। अब इसको समझते हैं अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से इसकी डिफिनीशन हो सकती है। तो हम ये लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, यानी एक परीक्षण आवेश है जो कि धनात्मक है, ये है प्लस Q0, Q0 से डिनोट करते हैं, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि परीक्षण आवेश कहते किसे। तो एक परीक्षण आवेश को, ये मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है परीक्षण आवेश Q0 और ये है एक अन्य आवेश प्लस Q। अब क्या है, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, ये है बिंदु B, ये है बिंदु A, तो बिंदु B से A तक लाने में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है तथा धन परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति का मतलब अनुपात को, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो क्या, अगर धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या है, वो है W, कार्य होता है W। तो किया गया कार्य क्या है, W है। तो बिंदुओं A व B के बीच वैद्युत विभवांतर, यानी A और B के बीच क्या होगा, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर होगा VA माइनस VB बराबर W/Q0। तो उसी डिफिनीशन से हम क्या बना लेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे किसका, वैद्युत विभवांतर का, यानी कि VA माइनस VB बराबर W/Q, या इसे V बराबर W/Q, ये वैद्युत विभव का होता है। तो VA माइनस VB ये क्या है, ये है वैद्युत विभवांतर। तो किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से यानी B से A तक लाने में किया गया कार्य W है और उस परीक्षण आवेश का मान है Q0, इसके ही अनुपात को कहते हैं वैद्युत विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखते हैं वैद्युत विभव के मात्रक के बारे में, यानी जो वैद्युत विभव या विभवांतर है इनका मात्रक क्या होता है। तो यह एक कैसी राशि होती है, यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक हम बनाएंगे सीधे इसका मात्रक। तो W का मात्रक क्या होता है, ये होता है जूल। वैसे इनके और अलग अलग मात्रक होते हैं, यानी जब W को तोड़ेंगे तो W बराबर FS होता है, यानी न्यूटन मीटर, या उसे ही कह सकते हैं किलोग्राम। तो वो MKS पद्धति में मात्रक होते हैं, तो उनसे मतलब नहीं है, जो ये ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, यानी जो इनके फेमस मात्रक हैं सिर्फ उनके बारे में हमको पढ़ना है। और ये तो आप बना ही सकते हैं कि W का फॉर्मूला क्या होता है, तो उससे हम MKS पद्धति में भी इन मात्रक का जो, यानी जो मात्रक हैं वो निकाल सकते हैं। तो W का मात्रक होता है जूल अपान Q0, यानी कि परीक्षण आवेश का मात्रक, ये होगा कूलाम। तो ये हो गया मात्रक इसका वैद्युत विभव का, जूल प्रति कूलाम। लेकिन इसको ही हम एक शब्द में कह देते हैं, जैसे जूल प्रति कूलाम को एक शब्द में कहना है तो हम कह देंगे क्या, वोल्ट, यानी कि वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। और ये वही वैद्युत विभव है, जैसे कि जो हमारे घर में लाइट आती है तो इतने वोल्ट करंट
तो ये धारा को भी व्यक्त करता है। आगे हम पढ़ेंगे जो हमारी अगली यूनिट है, यूनिट 3 धारा विद्युत, वहाँ पर भी आपको ये जो वर्ड है वो देखने को मिलेगा, यानी विद्युत विभव काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि विभव ही विद्युत धारा से ही रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक हो गया वोल्ट। इसी में वोल्ट में जिसके बड़े मात्रक होते हैं किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट। तो अब आगे देखते हैं इसकी बीमा के बारे में, यानी विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत विभव की बीमा क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला से हम बीमा बनाते हैं, यानी कि जो मात्रक होता है उसी से हम बीमा बनाते हैं। तो V बराबर क्या होता है? W/Q। तो W की बीमा क्या होती है? W की बीमा आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। F की तो आपको याद होगी MLT-2, जिसके बारे में काफ़ी हमने पिछले यूनिट में पढ़ा भी है। तो W की बीमा होती है ML2T-2, ये होती है। जैसे कार्य है, बल है, इन सभी की बीमाएँ आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तभी आप अगर और कोई मात्रक आता है तो उसकी बीमा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। और आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है जो बीमा चैप्टर है, तो उसमें बहुत सारी बीमाओं को वहाँ पर लर्न कराया जाता है। तो जो क्यू की बीमा होती है वो होती है IT, यानी कि 80। तो फाइनली जो इसकी बीमा बनती है, यानी कि विद्युत विभव की जो बीमा बनती है वो होती है, जब हम फाइनली इसको लिखेंगे तो वो होगी ML2T-3A-1। तो ये होती है फाइनली बीमा विद्युत विभव की। और इसको लर्न करना है तो हम लर्न करेंगे MLTA 12-31 इस प्रकार से कीवर्ड में हम इसको लर्न कर सकते हैं। और हमने बताया भी था जब हम रिवीजन कराएंगे तो वहाँ पर MLTA से जैसे रिलेटेड जितनी भी बीमाएँ हैं हमारी पूरे फिजिक्स के सिलेबस में, सभी को हम एक साथ वहाँ पर लर्न करेंगे, जिससे कि हमको एक साथ जब हम लर्न करते हैं MLTA से रिलेटेड तो हमको वहाँ पर अंतर पता चलता है, डिफरेंस पता चलता है कि क्या कुछ डिफरेंस है इनमें, जिससे कि हमको वो चीज़ें अच्छी तरीके से लर्न हो जाती हैं। तो आपको ये बीमा याद रखनी है। बीमा होती है ML2T-3A-1, मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। वोल्ट हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं, और वैसे अगर मात्रक पूछा जाए जूल प्रति कूलाम, और अगर और इसको खोलना है तो MKS पद्धति में जब हम जाएंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर अपान एम्पियर सेकेंड, इस प्रकार से ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गई मात्रक, बीमा, विद्युत विभव की डिफिनीशन, विद्युत विभवांतर की डिफिनीशन, और उसके मात्रक और बीमा, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब चलिए देखते हैं विद्युत विभव के भौतिक महत्व के बारे में। तो क्या है विद्युत विभव का भौतिक महत्व? तो इसमें हम देखेंगे जो मतलब जो फ्लो है विद्युत विभव का, वो कहाँ से कहाँ की ओर होता है, यानी किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, इनके बारे में। तो इससे पहले कुछ और जो टर्म्स हैं हमारी फिजिक्स में उनके बारे में जान लेते हैं कि उनका जो प्रवाह होता है, जो फ्लो होता है, वो किस दिशा से किस ओर होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो द्रव है वो सदैव, अगर कोई द्रव है तो वो सदैव किस ओर, यानी कि अधिक दाब से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसका प्रभाव होता है किसी द्रव का, यानी अधिक दाब से द्रव कम दाब की ओर बहता है। और अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें ऊष्मा की, तो जो ऊष्मा का प्रवाह है वो होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारी फिजिक्स में, यानी द्रव का प्रवाह हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऊष्मा का प्रवाह हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और उसी प्रकार से जो धन आवेश है सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रभावित होता है। यानी कोई धन आवेश है यानी धन आवेश हो या कोई भी आवेश हो, धन आवेश ही यहाँ पर आपको स्पेशल याद रखना है, ऋण आवेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जो केस है वो बदल जाता है। इसीलिए जो धन आवेश होता है सदैव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसको आगे से हम अच्छी तरीके से समझेंगे भी जो आवेश के बारे में, कि जो विद्युत यानी कि आवेश के बारे में तो हमने देख लिया कि जो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह होता है, अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। और ऊष्मा की प्रवाह की जो दिशा होती है उसका कोई भी संबंध नहीं होता है, यानी कि ऊष्मा की मात्रा से। तो अभी हमने जब पीछे आपको पढ़ाया था विद्युत विभव के बारे में, तो हमने आपको बताया था वहाँ पर कि जो आवेश यानी कि विद्युत विभव क्या बताता है, तो विद्युत विभव बताता है आवेश प्रवाह की दिशा को। विभव बताता है किसको, आवेश प्रवाह की दिशा को, आवेश प्रवाह की दिशा बताता है विद्युत विभव। तो आवेश की मात्रा चाहे जितनी हो,
उससे कोई भी लेना देना नहीं है। हमने आपको पीछे बताया नहीं था कि दो वस्तुएं हम लेते हैं, दोनों के विभव समान है और आवेश की मात्रा उनमें कितनी भी हो, लेकिन आवेश का कोई भी फ्लो नहीं होगा, आवेश का फ्लो नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि वैद्युत विभव ऐसी राशि है जो वैद्युत आवेश, जो कि धन आवेश है, प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। आवेश प्रवाह की दिशा को ही निर्धारित करता है जो विभव होता है। तो यहीं पर एक केस बनता है कि यदि भिन्न भिन्न वैद्युत विभवों वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाए तो आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव समान ना हो जाएं। इसका क्या मतलब है? जैसे एक ये वस्तु है ए जिस पर विभव है 2 वोल्ट, ठीक है। एक और वस्तु है बी जिस पर विभव है 5 वोल्ट। तो दो भिन्न भिन्न विभवों वाली दो चालक वस्तुएं हैं। अब इनको क्या लाया गया? इनको परस्पर हम किस में लाते हैं? परस्पर संपर्क में लाते हैं। और जैसे ही हम इनको परस्पर संपर्क में लाएंगे तो इनमें जो आवेश का प्रवाह है, आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा, यानी क्यू इन पर तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि जो विभव हैं वो समान ना हो जाएं। तो विभव जब तक समान नहीं हो जाएंगे आवेश का प्रवाह होता रहेगा, और जैसे ही विभव समान हो जाएंगे कोई भी आवेश का प्रवाह यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा भी है कि जब दोनों वस्तुओं में विभव समान होते हैं तो वहाँ पर आवेश फ्लो नहीं होता, यानी आवेश का प्रवाह नहीं होता। और वैद्युत विभव सिर्फ और सिर्फ आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है, ना कि उसकी मात्रा को। यानी आवेश के प्रवाह की दिशा का आवेश की मात्रा से कोई भी संबंध नहीं है। तो ये यहाँ पर स्पेशल केस होता है। ये जो केस है इसका जो आगे हमको न्यूमेरिकल्स में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमको विभव अगर समान दिया होगा तो वहाँ पर जो वैद्युत यानी कि आवेश है उसका फ्लो नहीं होगा, और तब तक आवेश प्रवाहित होता है जब तक कि विभव समान ना हो जाएं। अब इस भी फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कि जो वैद्युत विभव है उसका प्रवाह किस प्रकार से होता है, यानी जो वैद्युत विभव है वो किस प्रकार से फ्लो करता है। तो इसके लिए केस अलग अलग होते हैं, धन आवेश के लिए अलग और ऋण आवेश के लिए अलग। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर आप फिगर से समझ सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो धन आवेश सदैव ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर तथा ऋण आवेश सदैव नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर प्रवाहित होता है। इसका क्या मतलब है? तो ये देखिए, ये दिया हुआ है हमारा क्या, धन आवेश, ये दिया हुआ है धन आवेश। इधर है ऊपर हायर पोटेंशियल, नीचे है लोअर पोटेंशियल। यानी जो धन आवेश होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, सदैव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर गति करता है। ये देखिए जो रेड कलर से डिनोट किया गया है यही है हमारा धन आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसे फ्लो करता है? ये फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जबकि हम बात करें किसकी, ऋण आवेश की, तो ये जो ऋण आवेश है जो ब्लू में दिया हुआ है, तो ऋण आवेश लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी कि नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर प्रवाहित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब चालक वस्तुओं को संपर्क में हम लाते हैं तब जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है ऋणात्मक। तो जो चालक वस्तुएं उनको संपर्क में लाने पर, चालक वस्तु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनको संपर्क में लाने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी कि लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसका जो फ्लो है वो होता है ऋण आवेश का किसी भी दो चालक वस्तुओं के लिए, क्योंकि उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नीचे विभव से ऊंचे विभव तक तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं में जो विभव है वो समान ना हो जाए। विभव जब तक समान नहीं होगा आवेश का प्रवाह तब तक होता ही रहेगा। ये विशेष स्पेशल केस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न रखना है कि दो वस्तुओं को हम संपर्क में लाएंगे, उनमें अगर अलग अलग विभव है तो उनमें जो आवेश है उनका प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाएंगे। तो ये इसमें केस है, और इसके साथ ही कई सारे और जो फिजिक्स में टर्म्स आते हैं उनके भी हमने फ्लो देखे, जैसे कि द्रव है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उसी प्रकार से जो हमारी हीट है ऊष्मा है सदैव हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर उसका फ्लो होता है, और जो आवेश है यानी धन आवेश है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल वो फ्लो करता है वहाँ पर। तो इस प्रकार से सारे केस हमने देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी विभव के निर्देश के रूप में, यानी पृथ्वी को किस प्रकार से एक विभव के निर्देश के रूप में यूज किया जाता है, जो पृथ्वी का विभव है वो कितना होता है और किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो अब आगे देखते हैं कि जो पृथ्वी है विभव के निर्देश के रूप में किस प्रकार से वर्क करती है, यानी किस प्रकार से वर्क करती है जो पृथ्वी है विभव के रूप में। तो
पृथ्वी का जो विभव होता है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी का विभव कितना होता है। तो पृथ्वी का विभव होता है 0। ऑप्शनल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। जो अर्थ का पोटेंशियल होता है यानी पृथ्वी का जो विभव होता है वो होता है 0, और 0 विभव होता है, इसीलिए इसको वहाँ पर यूज किया गया निर्देश के रूप में। और इसका कारण यह है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा सुचालक है। पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी एक सुचालक के रूप में वर्क करती है, और इसका आकार इतना बड़ा है कि इसको दिया गया अथवा इससे लिया गया आवेश पृथ्वी की वैद्युत दशाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। यानी पृथ्वी को हम कितना भी आवेश दे दें या कितना भी आवेश ले लें, इसकी जो वैद्युत दशाएं हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और आप देखते भी होंगे जैसे कोई आकाशीय बिजली गिरती है या कुछ भी है, तो पृथ्वी पूरी तरीके से, यानी पृथ्वी की दशाओं में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और बहुत यानी कि काफ़ी अधिक आवेश होता है जो आकाशीय बिजली होती है उसमें, लेकिन उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता पृथ्वी की दशाओं में। इसलिए पृथ्वी क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सुचालक है और इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें जो कोई भी अगर आवेश है, इससे अगर इसको दिया जाए या इससे लिया जाए तो पृथ्वी की दशाओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी पृथ्वी का विभव सदैव समान बना रहता है, सदैव ही 0 होता है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे समुद्र होता है, कितनी भी वर्षा हो जाए या ना हो जाए, जो उसका तल होता है वो समान ही बना रहता है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी को कितना भी आवेश दे दिया जाए या ले लिया जाए, इसकी दशाओं में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो आगे फिगर के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो चालक और पृथ्वी के बीच आपस में संपर्क में लाने पर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो प्रवाह होता है आवेश का वो किस प्रकार से होता है। तो हम ये मान लेते हैं ये हमारी है पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हो गई पृथ्वी। तो सबसे पहले अगर हम कोई धनावेशित वस्तु लें, यानी कोई धन आवेश लें, धनावेशित वस्तु, इसको जब पृथ्वी के संपर्क में लाएंगे हम, इस जगह हम मान लेते हैं ये कोई धनावेशित वस्तु है, तो इसको जब हम पृथ्वी के वैद्युत संपर्क में लाएंगे तो जो वस्तु से धनावेश का प्रवाह है वो कहाँ होता है? वो पृथ्वी में होने लगता है। यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पृथ्वी से वस्तु की ओर होने लगता है। यह है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह, या आगे भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है जस्ट अपोजिट किसके? धारा के प्रवाह के। तो जब धनावेशित वस्तु हम लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो होगा पृथ्वी से धनावेश की ओर, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पृथ्वी से वस्तु में होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, तो इसके जस्ट विपरीत होगा धारा का प्रवाह, यानी कि धनावेशित वस्तु से जो आवेश है वो आएगा पृथ्वी में। और अगर हम क्या ले लें? हम ले लें ऋणावेशित वस्तु। ऋणावेशित वस्तु ले लें तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा वो होगा ऋण आवेश से पृथ्वी की ओर। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा ऋण आवेश से पृथ्वी की ओर। तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो होगा ऋण आवेश से पृथ्वी में। और इन दोनों स्थितियों में जो इलेक्ट्रॉन है उनका प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक v समान नहीं हो जाएगा, यानी विभवांतर दोनों के बीच समान नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वस्तु तो दी हुई है और एक वस्तु का कार्य कर रही है यहाँ पर पृथ्वी। और हमने पीछे भी पढ़ा कि दोनों वस्तुओं के बीच तब तक आवेश का आदान प्रदान होता रहेगा जब तक कि उनके विभव समान नहीं हो जाएंगे। और पृथ्वी का विभव ये तो होता है 0। तो पृथ्वी का विभव जब 0 ही है तो ये जो वस्तु दी हुई है यानी अन्य जो दोनों वस्तुएं दी हुई हैं तो इन दोनों का जो विभव है वो भी 0 कर देंगी। जो पृथ्वी होगी वो इन दोनों वस्तुओं का भी विभव 0 कर देगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, हमको क्या देखने को मिला कि दोनों का उभयनिष्ठ विभव पृथ्वी के विभव के बराबर हो जाएगा और पृथ्वी का विभव होता है 0। तो यहाँ से हमको ये स्पष्ट हुआ कि किसी भी चालक को अगर हम पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं तो संबंधित करते हैं तो जो v हो जाएगा वो हो जाएगा 0। यहाँ से हमको ये सिद्ध हुआ, ये हमको देखने को मिला कि किसी भी चालक को अगर हम पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। धारा भी वहाँ पर 0 हो जाती है। जब विभव 0 हो जाएगा तो विभव 0 हो जाएगा तो धारा भी 0 हो जाएगी। आपने देखा भी होगा जैसे ही कोई अगर बहुत ही धारा है तो वहाँ पर आगे अभी जब हम पढ़ेंगे धारिता वाला संधारित्र के बारे में तो वहाँ पर जो आवेश है उसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी धन आवेश है तो जितना भी आवेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा, क्योंकि जो पृथ्वी का विभव होता है वो तो होता है 0। इसमें कितना भी आवेश इसको दे दिया जाए या ले लिया जाए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जो
पृथ्वी का विभव है, यानी कोई भी चालक है हम उसको पृथ्वी से संबंधित कर देंगे तो पूरा आवेश उसी में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे पृथ्वी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है, यानी पृथ्वी को क्यों विभव के निर्देश के रूप में माना जाता है। तो हमने अच्छी तरीके से समझा कि दो वस्तुएं अन्य लेकर कि किस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉनों का आपस में आदान प्रदान होता है, और तब तक होता है जब तक कि विभव समान न हो जाए। तो अब हम इस वैद्युत विभवांतर के इस फार्मूले से अन्य फार्मूले भी बनाएंगे, जिनका यूज हमको आगे न्यूमेरिकल्स में भी देखने को मिलेगा, जो कि हैं गतिज ऊर्जा और वेग के जो फार्मूले हैं वो इसी फार्मूले से हम अभी बनाएंगे। यानी इसको कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किए गए कार्य का फार्मूला, और कार्य से ही गतिज ऊर्जा और फिर वेग का फार्मूला हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये है दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB बराबर W/Q0, या इसे हम लिख सकते हैं W बराबर Q0 VA माइनस VB। और ये क्या है, ये तो है विभवों के बीच अंतर, यानी इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं W बराबर Q0 इंटू डेल्टा V। इसे लिख सकते हैं हम Q0 इंटू डेल्टा V। तो इस प्रकार से डिनोट कर लेंगे, जहाँ पर Q किस में है, कूलाम में, और डेल्टा V ये है वोल्ट में, W का मान होगा जूल में। अब क्या है, आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगी, यानी K बराबर W। गतिज ऊर्जा से K से डिनोट करते हैं, तो K बराबर हो जाएगी W, यानी W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W की जगह हम K भी लिख सकते हैं। तो यहीं से हमको मिलेगा क्या, गतिज ऊर्जा का फार्मूला K बराबर Q0 इंटू डेल्टा V, या इस जगह Q भी ले सकते हैं, Q इंटू डेल्टा V। तो ये फार्मूला मिला। अगर कहीं पर गतिज ऊर्जा भी पूछी जाए तो हम यही वाला फार्मूला वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इसी से निकालते हैं जो दूसरा फार्मूला है हमारा। तो K बराबर क्या होता है, तो K बराबर होता है हाफ mv²। इसी जगह रख देंगे हाफ mv² बराबर Q0 इंटू डेल्टा V, या इस जगह Q ही ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो वेग निकलेगा यानी v² बराबर Q इंटू डेल्टा V, और ये 2 आ जाएगा ऊपर और m आ जाएगा नीचे। तो ये फाइनल फार्मूला वेग का क्या बनेगा, तो फाइनल फार्मूला वेग का बनेगा यहाँ पर v बराबर √2Q डेल्टा V/m। तो ये होगा वेग का फार्मूला। तो इनका यूज हमको न्यूमेरिकल्स में आगे देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर अगर हमसे वेग पूछा गया है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, और हमसे अगर गतिज ऊर्जा पूछी गई तो हम Q0 इंटू डेल्टा V फार्मूला लगा देंगे। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। और आज हमने जाना इस यूनिट के बेसिक के बारे में, जो शुरुआती टॉपिक से जहाँ से बेस हमारा शुरू होता है। कल और भी अच्छे टॉपिक्स आएंगे, यानी कुछ डेरिवेशन होंगे, फॉर्मूले होंगे, और अच्छे खासे टॉपिक होंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव से रिलेटेड ही होंगे। और आज हमने जाना वैद्युत विभव की परिभाषा, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, पृथ्वी किस प्रकार से यूज होता है, किस प्रकार से आवेश का फ्लो होता है, अन्य जो हमारी पूरी फिजिक्स में अन्य जो टर्म्स हैं उनका भी किस प्रकार से फ्लो होता है। तो इन सभी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और शुरू से ही क्लास से जुड़े रहिए, ताकि आप कनेक्टेड रहें, क्योंकि टॉपिक वाइज टॉपिक एक दूसरे से लिंक हैं एक यूनिट के। तो आप इस प्रकार से पूरी यूनिट को अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।